हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हमारी जूरिस्प्रूडेंस की फिफ्थ क्लास है। जस्ट अ सेकेंड। यस। तो आज हमारी जूरिस्प्रूडेंस की फिफ्थ क्लास है एंड आज हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल एंड फिलोसॉफिकल स्कूल दोनों ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। यस। So without wasting time, I hope I'm audible and visible to you. And without wasting time, let's start with the class. Okay. हिस्टोरिकल स्कूल एंड फिलोसॉफिकल स्कूल। सो लास्ट क्लास में जो कल की क्लास थी उसमें हम लोगों ने एनालिटिकल स्कूल पढ़ा था, राइट? आई होप आप लोग को वो समझ में आया हो। ओके। तो हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल स्कूल बराबर नहीं, बट डेफिनेटली हिस्टोरिकल स्कूल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा फिलोसॉफिकल स्कूल। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ उसमें कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते हुए चलेंगे। ओके। So just 1 second. Not moving. Yeah. ओके। सो अगर आप लोग को पुरानी कुछ क्लासेस याद हो तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, समरी पढ़ी थी स्कूल्स की। स्कूल स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ समरी पढ़ी थी। तो हमने हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल के बीच में जो टसल चलती थी रहती थी उसके बारे में भी हमने बात की थी, राइट? तो हमने ये चीज सीखी थी उसमें। ये बेसिस हम लेके चले थे कि हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो कस्टम्स को बहुत मानते हैं, राइट? वो मानते हैं कि customs इज द बेसिक, द मोस्ट एंशियंट, यू नो, द मोस्ट परफेक्ट सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने जब एनालिटिकल स्कूल पढ़ा था तो हम ये अपना एक माइंडसेट लेके चले थे that there is a command, okay, there's a sovereign command of the sovereign which is backed by sanction, right? तो जब हम हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ने वाले हैं तो हमको कुछ चीजें हमें ध्यान में रख के रखनी है कि जैसे इसका नाम ही हिस्टोरिकल है, राइट? तो इट डील्स कंप्लीटली विथ हिस्ट्री। ये मानते हैं पास्ट को, तो पास्ट से ही हमको फ्यूचर लेना है। ठीक है। ये हर चीज में पास्ट को लेकर आएंगे और बोलेंगे कि आप पास्ट से सीखो आगे चलो, पास्ट से सीखो आगे चलो। ठीक है। तो जितने भी प्रोपाउंडर्स होंगे स्कूल के, जितने भी जूरिस्ट होंगे, वो इसी बारे में बात करेंगे, पास्ट। ठीक है। दे विल नॉट टॉक अबाउट कमांड, दे विल नॉट टॉक अबाउट सोवरेन। ठीक है। वो कुछ भी आर्बिट्री की बात नहीं करेंगे। वो पास्ट, सोसाइटी, कस्टम्स, इन सारी ही चीजों के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर हिस्टोरिकल क्वेश्चन, हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको नहीं भी आता हो, बट अगर कोई क्वेश्चन आया है जिसमें एक ऑप्शन हिस्टोरिकल स्कूल है, और अगर वो जो स्टेटमेंट आया है, जो स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है, चार जूरिस्ट का बारे में बता दिया, या एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर ये पूछ लिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस स्कूल से रिलेट करता है। ठीक है। उस स्टेट में अगर कहीं पे भी कस्टम के बारे में बात चल रही है, पास्ट से सीखने के बारे में बात चल रही है कि हम पास्ट से सीखेंगे और आगे फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, या सोसाइटी के बारे में बात चल रही है, राइट? इसको सोशलॉजिकल स्कूल से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। सोशलॉजिकल स्कूल का बेसिस ही सोसाइटी है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने सोशलॉजिकल स्कूल पढ़ा नहीं है। सोशलॉजिकल स्कूल का बेसिस ही सोसाइटी है। वो मानता है कि सोसाइटी के साथ लॉ चलता है। ठीक है। आज सोसाइटी में कोई नीड क्रिएट हुई, आप उसके लिए लॉ बना दो। ये है आपका सोशलॉजिकल स्कूल की अंडरस्टैंडिंग। बट हिस्टोरिकल स्कूल की अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री से है। ठीक है। हिस्ट्री मतलब जैसे डेवलप होती है। ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है? कोई एक दिन की हिस्ट्री नहीं बनती है, ग्रेजुअली विथ टाइम हिस्ट्री क्रिएट होती है, राइट? तो वैसे ही ग्रेजुअली विथ टाइम हिस्ट्री के साथ लॉ क्रिएट होता है। लॉ क्या क्रिएट होता है? कस्टम्स क्रिएट होते हैं। कस्टम्स को हमने लॉ बना दिया उठा के। ठीक है। तो हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ने से पहले हमें ये कुछ चीजें हैं जो अपने दिमाग में बैठानी है। एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल, मैंने पहले भी बताया था, जस्ट ऑपोजिट चलते हैं। एनालिटिकल स्कूल के लिए आप भूल जाओ। आपने जो कल पढ़ा था उसको कल के लिए ही रखना, आज लेके नहीं आना, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल जस्ट ऑपोजिट चलते हैं। कल चीजें हमने जो भी पढ़ी हैं वो एकदम आर्बिट्री साइड जाती है। ये जो है ये पूरी हिस्ट्री की साइड जाती है। ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, बस इतना याद रखना है। जो भी लॉ डिराइव होगा वो हिस्ट्री से डिराइव होगा। हमने पहले कुछ पास्ट एक्शंस होंगे, उनसे हम सीखेंगे, उनसे लॉ बनेगा, उनसे कस्टम्स बनेगा। हर जगह लॉ सेम नहीं होता है, क्योंकि हर जगह की हिस्ट्री अलग होती है। ओके। इंडिया की हिस्ट्री अलग है,
ओके, अमेरिका की हिस्ट्री अलग थी। फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रांस का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला है वो अलग है। 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन वेरी फेमस है ना। रोमन अलग चलते हैं, यूके अलग है, ब्रिटेन की तो खैर ठीक है, इंडिया हो गया। ये सारी कंट्रीज की अलग अलग हिस्ट्री है, तो क्या सबका एक लॉ हो सकता है? नहीं हो सकता, लॉ यूनिवर्सल नहीं होता। जिस सोसाइटी की जो भी हिस्ट्री है, ठीक है, वो सोसाइटी में उस तरीके का लॉ होता है, इसलिए लॉ यूनिवर्सल नहीं होता है। लॉ चेंज होता है सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी में जिस तरीके से कल्चर रहा है, उसकी जिस तरीके की ज्योग्राफी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, एथिक्स हैं, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, बस उन्हीं से लॉ बन जाता है। तो हर सोसाइटी के लिए अलग लॉ होगा, लॉ यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हिस्टोरिकल स्कूल की, अब बस इन्हीं को हम दोहराने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, आई होप आपको अब ये समझना आसान हो जाएगा। ओके, सो जो 4 इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं, इनका 1 मिनट, या तो जो 4 इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं वो क्या है, आपको पता है? सैविग्नी, हेनरी मैने, मॉन्टेस्क्यू, पुश्ता, ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। सैविग्नी की थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, अगर आप लोग को याद हो तो पहले आप याद करिए फिर मुझे बताइए। वॉल्क गीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में, अगर कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो वो यही है। ठीक है, एंड हेनरी मैने, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू एंड पुश्ता। सो लेट अस बिगिन। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि लॉ डेवलप्स फ्रॉम, या लॉ डेवलप्स फ्रॉम इजी सोसाइटी एंड एक्सटेंड टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। क्या मतलब है इसका? डेवलप फ्रॉम सोसाइटी, ये तो समझ में आ गया, मतलब सोसाइटी से लॉ बना है। ओके, तो एक इजी सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इजी सोसाइटी कैसे? ओके, जब हम बात करते हैं बहुत एंशियंट टाइम्स की, ठीक है, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्राइम्स भी नहीं होते थे, पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, ठीक है, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, तो डेफिनेटली क्राइम लेवल भी बहुत कम था, क्राइम्स नहीं थे तो लॉ की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने पुराने कुछ क्लासेस में ये पढ़ा था, मोरालिटी, नेचुरल लॉ स्कूल में हमने पढ़ा था कि एवरी पर्सन नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कोई भी पर्सन किसी और की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं करेगा, कोई भी पर्सन किसी और की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, हर इंसान सही चलेगा पहले, राइट? तो ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पुराने जमाने की हम बात करते हैं तो ऐसा होता था, एक आइडियल सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं ना, ऐसा होता था। क्या आज ये पॉसिबल है? नहीं है। तो यही वो इजी सोसाइटी है, बहुत कम लोग थे, सब अपने अपना काम से मतलब रखते थे। अब क्या है? अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। क्यों? एलपीजी, ठीक है, एलपीजी आया 1991 में, ग्लोबलाइजेशन हुआ, देन डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आए, फिर कंप्यूटर बना, इंटरनेट बना, और ये सब हमारे कंट्री में यूज में आया, जियो आया, काफी कुछ इंटरनेट फ्री में मिला तो लोगों का इंटरनेट यूजेज बढ़ गया। ठीक है, एआई आ चुका है अब। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सोसाइटी डेवलप हुई है, क्राइम लेवल भी डेवलप हुआ है। करेक्ट। पहले क्या साइबर क्राइम्स होते थे? आप मुझे बताओ, 1920s में साइबर क्राइम्स होते थे क्या? नहीं होते थे। उस टाइम अलग टाइम के क्राइम्स होते थे। आप मुझे बताओ, उससे भी पहले हम चले जाए 1900s के बारे में बात करें, बहुत बेसिक बेसिक टाइप के क्राइम्स होते थे क्या? जिस तरीके के टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स हम बोलते हैं ना, व्हाइट कॉलर क्राइम्स हो रहे हैं, उस टाइम होते थे क्या? नहीं होते थे। ट्रेडिंग रिलेटेड हम देखते हैं, स्टॉक मार्केट के हम देखते हैं, बैंक फ्रॉड्स देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारे उस टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करते थे। बेसिक से थेफ्ट हो गया, ठीक है, सिंपल हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, ये बहुत एंशियंट, ये तब से ही चले जा रहे हैं, ये कुछ ऐसे क्राइम्स है ये बहुत पहले सोसाइटी से आ रहे हैं। ठीक है, अब जो क्राइम्स हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ट्रेडिंग रिलेटेड हो गए, फ्रॉड हो गया, ठीक है, उसके अलावा एआई रिलेटेड, तो खैर अभी एआई स्टार्ट ही हुआ है, तो हम हमें आगे पता चलेगा कि हम किस तरीके के क्राइम्स को अब आगे देखते हैं आगे आने वाले टाइम में। डेटा थेफ्ट हो रहा है ना, और आप क्या एग्जाम्पल सोच सकते हो कि आज के टाइम पे इस तरीके के क्राइम्स बढ़ गए हैं। ठीक है,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के कारण जो टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट स्टॉकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये हमारी अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई है, हाँ? तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के क्राइम्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इजी सोसाइटी के क्राइम्स भी इजी होते थे। सो उस टाइम का लॉ भी इजी होता था क्या? आज इतना इजी लॉ है? नहीं है, राइट? हर दिन हम एक नया लॉ बनाते आ रहे हैं। सो क्या, सो हम इजी सोसाइटी से लेके कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ चले हैं। तो लॉ भी उसी तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है, इजी सोसाइटी में जिस तरीके का लॉ एग्जिस्ट करता था, नए तरीके के लॉ में एग्जिस्ट अब वो करने लगा है। पहले हमें पता है कि सती प्रथा चलती थी, एक तरीके की कस्टम ही बन चुकी थी। क्या वो सही थी? नहीं थी, राइट? तो उसको हमने हटाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री से हम देखते हैं। हिस्ट्री, जैसे जैसे आपकी सोसाइटी डेवलप होगी वैसे वैसे आपका हिस्ट्री से लॉ बनेगा, ठीक है। तो यही है कि इजी सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ जो जर्नी थी हमारी, उसी से लॉ डेवलप होता है। ओके, जैसे कि मैंने अभी बोला था, देन लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। क्यों नहीं यूनिवर्सल? क्योंकि एवरी सोसाइटी डेवलप्स इट्स ओन लीगल हैबिट्स, ठीक है। हर सोसाइटी की अपनी लीगल हैबिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हर सोसाइटी में अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग स्ट्रगल देखा है सोसाइटी ने। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में हम बात करें ब्रिटिशर्स का, काफी जो ब्रिटिश रूल रहा है, उस टाइम हमने देखा कि काफी सारे रिवोल्ट्स होते थे। तो ब्रिटिशर्स ने सिडिशन लॉ बनाया हमारे ही अगेंस्ट यूज करने के लिए, ठीक है। जो रिवोल्ट हो रहे थे इंडियंस द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सिडिशन लॉ बनाया, करेक्ट। अब ये सिडिशन लॉ जो 19, आई थिंक 1913 के बाद से 1920s के बीच का ये लॉ है, ओके। तो ये सिडिशन लॉ बनाया, तो किस बेसिस पे ये सिडिशन लॉ बना कि बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे हैं, वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, है ना? अभी जिस तरीके का वो लॉ बना था हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। दो अभी 2022 मई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सारे अरेस्ट जो हो रहे हैं सिडिशन लॉ में, उनको अभी बोलते हैं ना कि कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, कि उनकी चेकिंग होगी कि क्या वो सही है या वो गलत है, ठीक है। सो लीगल हैबिट्स, अब हमने ये सिडिशन लॉ उस तरीके से देखा। सिडिशन लॉ हर कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स को नीड थी तो उन्होंने ये यूज किया। अब हम इनको यूज कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? जो भी टेररिस्ट एलिमेंट्स है हमारी कंट्री में, जो भी प्रोवोकेटिव एलिमेंट्स है हमारी कंट्री में, उनके अगेंस्ट। तो लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। हर सोसाइटी की अपनी नीड्स होती है, हर सोसाइटी अपने हिसाब से डेवलप करती है, उसकी खुद की लीगल हैबिट्स होती है, और उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, जर्मनी या नाजी के बारे में हम बात करते हैं तो वहां अलग ही चीज है। आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ स्वास्तिक सिंबल है वो नाजी का सिंबल है, राइट? तो उनके लिए दैट इज कंसिडर टू बी इनऑस्पिशियस, समथिंग विच इज बैड, डेंजरस, जो कि इंडिया में तो ऑस्पिशियस है, राइट? तो हर सोसाइटी अपने खुद की लीगल हैबिट्स डेवलप करती है, इसलिए लॉ यूनिवर्सल नहीं है। सही भी बात थी उनकी। देन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोकस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम पास्ट, ठीक है। अगर पास्ट में कोई चीज हुई है उससे हम सीखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे हम लॉ बनाएंगे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? ये भी सही आइडियोलॉजी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि पास्ट में हमने देखा है कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल चला था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कैसे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? इंडिया में पहले ऑल ऑफ अस नो कि किंग का रूल चलता था, राइट? किंग का रूल चलता था, किंग्स थे काफी सारे, मराठास एम्पायर, ये एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर चलते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे कंट्री में घुसे कैसे? अगर मान लीजिए ये एक एम्पायर, ये आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट। ये दो एम्पायर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, इन दोनों को लड़वा दिया, खत्म। ये दोनों लड़े, इनकी इनकी आर्मी गई, इनकी आर्मी गई, बचा कुछ है इनका सारा, ठीक है। कुछ को लड़वा लिया, कुछ से इन्होंने संधि जो बोलते हैं हम, एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ आप हमको अपनी आर्मी दो। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को यूज किया खुद के लिए लड़ने के लिए, ओके।
हमारे इंडियंस को यूज किया। तो इस तरीके से वो लोग आए थे। तो इंडिया ने ये चीज अपने पास्ट से सीखी थी कि किसी भी फॉरेन एलिमेंट पे अभी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी कंट्री में आएंगे फिर आप पे ही रूल करेंगे। ये इंडिया का पास्ट था और ये इंडिया ने सीखा था कि अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमारे यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो वो आके हम में ही रूल करेगा। हमारी कंट्री के हमारे स्मॉल बिजनेसेस डेवलप नहीं हो पाएंगे, हमें एक स्टैंड नहीं मिलेगा। क्योंकि दिस इज वॉट ब्रिटिशर्स दे डिड टू अस। उन्होंने रेलवे बनाया, हमारे पास नहीं था, अच्छा था, माना मैंने, ठीक है, पोस्टल सिस्टम एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये सब बनाया, बट उन्होंने क्या करा, ये सब बना के इनको हमारे ही अगेंस्ट यूज किया, है ना। तो इंडिया इस चीज से एक सेकेंड, या तो इंडिया ये सीखा हुआ था कि अभी फॉरेन एलिमेंट पे ट्रस्ट नहीं करना है इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 1950 से लेके ऑलमोस्ट 1990 हमने बिल्कुल भी किसी भी फॉरेन एंटिटी को अपनी कंट्री में नहीं आने दिया। हमने पूरा अपने खुद के डिपार्टमेंट बनाए, अपना खुद का लॉ बनाया, ठीक है। अब 1950s के बाद ये वो टाइम था कि सारे डिपार्टमेंट्स बन रहे थे। आप कोई सा भी आप सेबी उठा के देख लो, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट, अगर हम रोड के बारे में बात करें, या फिर यू नो नीति आयोग के बारे में बात, मतलब जो पहले नीति आयोग का नाम, अभी नीति आयोग चेंज हुआ है, ठीक है। लॉ कमीशन जो थे, ये हर चीज में हमने अपनी खुद की खोली, टेलीकॉम हो गया, रेलवे हो गया, एवरीथिंग, क्योंकि हमको दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना था, ठीक है। तो यही है, हमने ये सारी चीजें सीखी, एंड देन जब हम लोग का खुद का एक स्टैंड बन गया, जब हम इतने केपेबल हो गए, तब हम एलपीजी पॉलिसी लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए, एंड देन वी अलाउड कि ओके, अब फॉरेन एंटिटीज हमारी कंट्री में आ सकती हैं, जब हमारे पास एक प्रॉपर लॉ का बेस है, और उसमें भी हम उनको 50% देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना। अगर कोई भी एंटिटी है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो 50% उनका टेक होगा, बाकी गवर्नमेंट का टेक होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपने पास्ट से सीखा और हम आगे चले। तो यही तो हिस्टोरिकल स्कूल का कहना था, एंड दैट इज व्हाट वी फॉलोड, राइट। इसी तरीके से फॉलो किया हमने। तो यही है कि हम अपने पास्ट से सीखे एंड देन हम आगे बढ़े, और इसी तरीके से हमने जो जो ये इसको हमने देखा, ये हमने अपने इंडिया के एग्जाम्पल से ही देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो तो ये है बेसिक हिस्टोरिकल स्कूल की अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको थोड़ी और बताई, ठीक है। ये है हिस्टोरिकल स्कूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं इनकी जूरिस्ट पे। जूरिस्ट पे हम आते हैं कि कौन से जूरिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, किसका क्या मानना था, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट मॉन्टेज, ठीक है। नाउ इनकी एक बहुत फेमस बुक है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, काफी सारे एग्जाम्स में देखा है, ठीक है। इनफैक्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जैसे इसको इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बुक किसकी है, और ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ सो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इनका क्या मानना था कि जो लॉ है ना, वो काय पे डिपेंड करता है। लॉ डिपेंड करता है सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस पे, नेसेसिटीज ऑफ सोसाइटी। जिस तरीके से हमने बात करी कि जैसी जैसी सोसाइटी की नेसेसिटीज होगी, उसके ऊपर ये लॉ डिपेंड करता है। सोशल कंडीशंस हो गई सोसाइटी की, देन हमने पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बात करी कि पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी चल रही है, नेसेसिटीज क्या है सोसाइटी के, इस बेसिस पे लॉ होता है, ठीक है। ये चीज इररिलेवेंट है कि लॉ सही है या गलत है। आप ये देखो कि सोसाइटी की नीड क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वाले मॉडल को आज की सोसाइटी में लगाएं, तो यूसीसी जो है वो सही है गलत है हमें मतलब नहीं है, हमारी सोसाइटी को इसकी नीड है, दैट्स इट। तो जितनी डिबेट चल रही है ना कि ये सही है, ये गलत है, क्या है, इस हिसाब से नहीं है, इसमें बस इतना है कि आप नीड देखो, और नीड के हिसाब से उस चीज के लिए लॉ बनाओ, ठीक है। देन जैसे मैंने कहा था कि चेंजेस विद द सोसाइटी, लॉ चेंज विद द चेंजेस इन सोसाइटी। मान लीजिए आज, हाँ, जैसे हमने इससे पहला वाला एग्जाम्पल पढ़ा कि 1950s में
हमारी नीड नहीं थी कि हम फॉरेन एंटिटीज को अपनी कंट्री में अलाउ करें। 90s तक हो गई तो हमने अलाउ करा, एंड उसके बाद बहुत हाई राइज हमने देखा हमारी कंट्री की इकोनॉमी में, है ना। तो दिस इज व्हाट चेंज विद द चेंजेस इन सोसाइटी, की लॉ जो है वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो लॉ को चेंज होना चाहिए, दिस इज अ मस्ट, that law must change with the change in the society. Then law is a creation of climate. अब कुछ चीजें हैं आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, सो लॉ क्या है, इज अ क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट सोसाइटी में, लोकल सिचुएशंस वहाँ क्या प्रिवेल कर रही हैं, ठीक है, क्या एक्सीडेंट्स हैं, क्या इम्पोस्टर हैं, इन सारे बेसिस पे, इन सारी चीजों के बेसिस पे लॉ क्रिएट होते हैं, ठीक है। और क्रिएट तो हो गया, बट आपको उसको चेंज करना पड़ेगा विद द सोसाइटी में चेंज। आज एक चीज, अगर आज एक लोकल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, वो बाद में एग्जिस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज ना हो। तो जो मॉन्टेस्क्यू, मतलब जो हिस्टोरिकल स्कूल था, उसका ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था कि इट शुड चेंज विद द चेंज इन सोसाइटी। एनालिटिकल स्कूल हाउएवर ऐसे किसी भी चेंज के बारे में बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोवरेन को पावर दे देते हैं, ठीक है। बट जब हम हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो ये चेंज के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में बहुत अच्छे से और काफी सारी बात करते हैं। ओके, तो ये गुड लॉ एंड बैड लॉ इज रिलेवेंट, ये वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट law depends on social political necessities of the society. Okay, so moving ahead to Savigny. Okay, so Savigny is the founder of your historical school. ओके, इनकी कुछ बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेंथम ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल में इंपॉर्टेंट है, सैविग्नी जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ओके, लॉ ऑफ पोजेशन, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ, सिस्टम ऑफ रोमन लॉ, देन वोकेशन ऑफ लेजिस्लेशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये जो चार बुक्स हैं, ये सैविग्नी की इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या मानते थे, ये बोलते थे कि आपको हिस्ट्री को समझना इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ द लीगल सिस्टम, ठीक है। किस तरीके से सिस्टम इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हुई है, तो आपको इवोल्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी का आप इवोल्यूशन समझोगे तभी आप उसका, उसके अकॉर्डिंगली लॉ समझ पाओगे, ठीक है। तो ये था, और ये जो चारों हैं, ये मैंने आपको बुक्स के नाम लिखे हैं, इनको नोट डाउन आपने शायद कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। नाउ इनको, इनके बारे में ना एक बहुत फेमस ये सेइंग है, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्या, कि सैविग्नी इज कॉल्ड
he is called a Darwinian before Darwin and a sociologist before sociologist. Okay, because ये सिर्फ एक लॉ मैन नहीं थे, ये काफी सारे फील्ड में इनका वर्क है, ठीक है। सोशियोलॉजी में, बायोलॉजी में, लॉ में, फिलोसफी में, इनका काम बहुत सारी चीजों में था। तो ही वाज कंसिडर्ड टू बी एन ऑलराउंडर, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है, ही इज अ डार्विनियन बिफोर डार्विन, एंड सोशलॉजिस्ट बिफोर सोशलिस्ट। और इनकी चीजों की समझ बहुत अच्छी थी, इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनका तरीका चीजों को समझाने का, हमने अभी देखा हिस्टोरिकल स्कूल में, हमने सारे पॉइंट्स देखे और इनका जस्टिफिकेशन भी देखा। तो that is why he is considered to be one of the most important persons in jurisprudence. Okay, now इनकी थ्योरी ऑफ वॉल्केगीस्ट है। हम पहले थ्योरी ऑफ वॉल्केगीस्ट डिस्कस करते हैं कि क्या है थ्योरी ऑफ वॉल्केगीस्ट। तो थ्योरी ऑफ वॉल्केगीस्ट क्या मतलब है इनका? इसका मतलब होता है विल ऑफ पीपल। सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है। सो वॉल्केगीस्ट मतलब क्या होता है? विल ऑफ द पीपल। देन वॉल्केगीस्ट इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ propounded by Savigny. Okay, the term Volkgeist is made by two words. Volks means people and Geist means commonwealth. ठीक है, this is people and this is commonwealth। मतलब जो कि लोगों का मानना है, जो लोग चाहते हैं, उनका क्या विल है, उनकी क्या इच्छा है, ये थी Volkgeist, the will of the people। Then it means Volkgeist means the law is a common will of the people। कॉमन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल विल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पर्सन क्या चाहता है। ये इन सबकी मिलके एक जो कॉमन विल होती है, सब मिलके जो एक चीज डिसाइड करते हैं, जो सोसाइटी एज अ होल चाहती है, सोसाइटी का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन। आपने देखा होगा ये सोसाइटी का ये टर्म यूज करें, दे आर यूजिंग द टर्म सोसाइटी, दे आर नॉट यूजिंग द टर्म इंडिविजुअल, दे आर नॉट यूजिंग द टर्म ऑफ एनी वन पर्सन, ठीक है। इज कंटिन्यूसली यूजिंग द सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? सब मिलके होते हैं, ठीक है। तो सब मिलके जो कॉमन विल है लोगों का, जो लोगों की स्पिरिट है, जो सब लोग चाहते हैं, वो होता है वॉल्केगीस्ट। इन अ सिंपल सेंस, वॉल्केगीस्ट इज अ जनरल एंड अ कॉमन परसेप्शन of the people or the spirit of the people. The main idea of Savigny behind this theory was that law is an expression of the will of the people. विल ऑफ द पीपल समझ में आ गया? अब लॉ क्या है? लॉ बस इन्हीं लोगों की जो विल है उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए 10 लोग हैं, ये कोई चीज चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने इस चीज को एक्सप्रेस जो करी ना कि हम ये चाहते हैं, बस यही लॉ है। तो वो जो चाहेंगे वही लॉ होगा, जो सब मिलके चाहेंगे वही लॉ होगा। जो सब, ऐसा नहीं होगा कि इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट देम वो उसके भी लॉ लॉ बना दे। तो ये चीज के वो अगेंस्ट, तो सिंपल और साफ शब्दों में दे मेड इट वेरी क्लियर दैट एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल एंड इट डज नॉट कम फ्रॉम डेलिबरेटिव लेजिस्लेशन। मतलब हिस्टोरिकल स्कूल ने, सैविग्नी ने, इनकी थ्योरी ने जो लेजिस्लेशन है उसको देखिए हटा दिया, एंड इट डेवलप्स एज अ कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन। तो जैसे जैसे नेशन की कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, वैसे वैसे लोग जो है, उनकी इच्छा होती है, उनकी जो भी विल होती है, उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनता है, लेजिस्लेशन। ऐसा नहीं होता कि 10 लोग बैठे, वो 10 लाइनें लिखें और ये बन गया लॉ, ठीक है। ऐसे लेजिस्लेशन नहीं बनता। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है जो लोग चाहते हैं उन्होंने उस चीज का डॉक्यूमेंट बनाया, ये उनकी विल है, बस दिस इज लॉ। अब आप ये बताइए, ये मानती हूं मैं, एक इजी सोसाइटी में एग्जिस्ट करना इजी है। 10 लोगों की जो भी इच्छा थी उनने माना और बना दिया। आज ये पॉसिबल है क्या? इतनी बड़ी सोसाइटी में, इतनी बड़ी कंट्री में, हर इंसान एक अलग चीज चाहता है। ओके, अगर हम आज बात करें तो हमारे चारों रिलीजन, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और इंडिया की सबसे बड़ी चीज सेक्युलर है, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म से अलग और चीजें आ जाती हैं कि हर रिलीजन के हिसाब से, हर कास्ट, हर रिलीजन। देन हम और बाइफिकेशन करें, SC ST हो गए, जनरल हो गया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स हो गए। उसके अलावा हमारे यहाँ तो साउथ का जो एरिया है, जो तमिलनाडु केरला साइड है, तो पंजाब साइड हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड देखते हैं, तो इतना ज्यादा कल्चरल डिफरेंशिएशन है। तो हर इंसान की
ऑब्वियसली चॉइसेस और विल अलग होगी। ओके, अब जो इंसान नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है उसकी वो सेम नीड्स नहीं होंगी जो उस इंसान के साथ जो कि मुंबई में रह रहा है। करेक्ट। तो ये जो विल ऑफ द पीपल का कंसेप्ट था वो उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट था, कि अगर जो लोग चाह रहे हैं बस वही लॉ है। कोई थर्ड पर्सन या कमांड एक सोवरेन आके कमांड नहीं देगा, वो नहीं बनाएगा लेजिस्लेशन। ऐसा इन लोग का कहना था। ठीक है। हाँ, अब हम मान सकते हैं कि अब विल क्योंकि एक नहीं हो सकती, हर इंसान की अलग विल हो जाएगी, तो ये आज के लीगल सिस्टम में शायद एग्जिस्ट करने में इस चीज को प्रॉब्लम हो। बट उस टाइम ये कंप्लीटली एग्जिस्ट करता था क्या? एंड इट डज नॉट कम फ्रॉम डेलिबरेट legislation and it develops as the consciousness of the nation rises। जैसे जैसे नेशन की कॉन्शियसनेस राइज होगी, जैसे जैसे नीड्स होंगी, लॉ को चेंज होना पड़ेगा। करेक्ट। ये इनका मानना था, लेजिस्लेशन को इन्होंने इग्नोर कर दिया था, वही लेजिस्लेशन जिसके बारे में एनालिटिकल स्कूल बात करता है। ओके, नाउ द कोर ऑफ वॉल्केगीस्ट वाज दैट अ लीगल सिस्टम ऑफ अ नेशन इज मेनली influenced by the historical culture and traditions। हमने इस बारे में बहुत पहली बात कर ली थी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि क्या हिस्ट्री है उस जगह की, क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, क्या ट्रेडिशंस हैं लोगों के। ठीक है, इस बेसिस पे लॉ बनता है, लॉ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, ऑफ द पीपल, एंड इट्स ग्रोथ वाज लोकेटेड इन देयर एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो, ये लास्ट वाली लाइन इज इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ये तो एक लाइन हो गई। उसके बाद दूसरा क्या? एंड इट्स ग्रोथ, ग्रोथ कैसे? वाज लोकेटेड इन देयर एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जो कल्चर हिस्ट्री वहां पे चल रहा है, जो हिस्ट्री वहां पे चल रही है, ठीक है, प्लस उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। विदाउट एक्सेप्टेंस इट विल नॉट बिकम लॉ। ठीक है, तो ये चल रहा है वहां पे, विल है, ये कस्टम है और इसकी एक्सेप्टेंस है, तो आप इसको बना दो लॉ, क्योंकि ये होगी विल ऑफ द पीपल। विल तभी होगी ना, विल क्या होती है? हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा में हमारी एक्सेप्टेंस तो इनबिल्ट होगी ना, राइट। तो इनका ये मानना था कि हिस्ट्री कल्चर आप उठाओ। ठीक है, अब सती प्रथा में क्या प्रॉब्लम थी? अगर हम बात करें, सती प्रथा में एक्सेप्टेंस नहीं थी ना, इट वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो हम उसको लॉ कैसे बना देते? तो हिस्ट्री एक कल्चर है, उसको हम एक्सेप्ट करें, तब जाके हम उसको लॉ मानेंगे। सो वॉल्केगीस मीन्स विल ऑफ द पीपल एंड इट्स एक्सेप्टेंस, वो बन जाता है आपका लॉ। और यही आपकी थ्योरी ऑफ वॉल्केगीस्ट है। ओके, मूविंग अहेड। ओके, ये कुछ बिलीफ्स थे सैविग्नी के, जिनको हम अब पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉ प्रिवेल्स बेसिकली इन द सोसाइटी। वही सेम चीजें रिपीट होने हैं कि एक सोसाइटी में क्या पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, क्या ज्योग्राफी है वहाँ की, ठीक है, क्या हिस्ट्री रही है, क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशन है। ठीक है, तो बेसिकली लॉ प्रिवेल्स बेसिकली इन द सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है इसमें इस तरीके से लॉ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमें एक एक लॉ की आवश्यकता है जो कि इन सारी चीजों को मैनेज करे। तो लॉ बेसिकली प्रिवेल्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में लैंग्वेज होती है, ठीक है, सो लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। ठीक है, इसका इसका मीनिंग क्या था? कि लैंग्वेज जैसे होती है। अब आप देखें कि लैंग्वेज पहले से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, हम हमारे कंट्री के बारे में बात करें, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्या हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज है? डू वी हैव अ नेशनल लैंग्वेज? नो वी डोंट। ठीक है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये कहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, हम क्लास में
जो भी हमारे सिलेबस रिलेटेड जो दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हम उनके बारे में भी साथ साथ में एक छोटे 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 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आया है तो आप उस चीज में देख लो, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं पहले, कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यू शुड नो दिस। देन मूविंग अहेड। ठीक है, सो जैसे ये जो लैंग्वेजेस थी हमारी कंट्री में पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इनको हमने लॉ में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया और बता दिया दैट वी, हमारे कंट्री में वी हैव वन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बता दिया। तो सिमिलरली लॉ क्या है, वो लैंग्वेज जैसे डेवलप होता है कि लॉ एग्जिस्ट तो कर रहा था पर उसको अब हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कि लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहा था बट देन वी एक्सेप्टेड इट। अब इनके इनके अकॉर्डिंगली लॉ है क्या, कस्टम। तो कस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा था, हमने कुछ नहीं, इसी कस्टम को लॉ बनाया है, मतलब एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, बस इसको हमने मान लिया, एक्सेप्टेंस दे दी इसको। तो लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होती है किसी नेशन में कि वो एग्जिस्ट करती है, देन वहां के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रेजुअली एक लैंग्वेज वहां की डेवलप होती है, वहां का अगेन कल्चर, ट्रेडिशंस, यूसेज, ये सब बार बार हिस्टोरिकल स्कूल में आएंगे। ठीक है, तो इनके बेसिस पे ही जो लॉ है वो बेसिकली किसके जैसे ग्रो करता है, एक लैंग्वेज के जैसे ग्रो करता है, जैसे कि एक लैंग्वेज एक सोसाइटी में ग्रो करती है, एकदम उसी तरीके से। द लॉ इज अ कंटिन्यूस एंड अ रेगुलर प्रोसेस। जिस तरीके से कस्टम का कंपलसरी ऑब्जर्वेंस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगी इन द वेरी फर्स्ट क्लास हमने कस्टम्स के बारे में, सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़े थे, उसमें हमने कस्टम के बारे में बात की थी, जहां पे हमने देखा था कि कस्टम कस्टम तभी बनता है जब उसका कंपलसरी ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके से बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कुछ टाइम के लिए वो रुक गया था, देयर वाज अ ब्रेकेज, नो। तो उसी तरीके से लॉ, और हमने कस्टम से ही तो लॉ बनाया है, तो डेफिनेटली लॉ भी तो कंटिन्यूस होगा, एक रेगुलर प्रोसेस होगी। वन मोर थिंग टू रिवाइज, कस्टम के एसेंशियल्स क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। मैं यहाँ लिख रही हूँ पॉइंट वाइज, आप लोग भी रिमाइंड करो और देखो रिवाइज करो और लिखने की कोशिश करो। ओके, सो क्योंकि आप हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ रहे हो और कस्टम ना पढ़ो, ये पॉसिबल ही नहीं है, और कस्टम के बारे में नॉलेज ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी लोग आज इसको फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, एंटिक्विटी मतलब टाइम मेमोरियल, बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है ये कस्टम। कस्टम्स वो बनते हैं जो कि बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज 2 साल पहले बना, 4 साल पहले बना, नहीं, इतना पुराना है कि हमें उसकी स्टार्टिंग ही नहीं पता है कि वो कब स्टार्ट हुआ था। बेसिकली रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि यू नो गर्ल चाइल्ड को मारना कस्टम है, नहीं, वो रीजनेबल नहीं है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो वो कस्टम नहीं होगा। ओके, सो कस्टम हैज टू बी रीजनेबल, एक ऐसी प्रैक्टिस जो कम्प्लीटली वैलिड हो, सही हो, वो रीजनेबल होनी चाहिए, उसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए, तभी वो कस्टम बनेगा। नहीं तो सती प्रथा, गर्ल चाइल्ड को जो किलिंग होती थी, वो सारी चीजें कस्टम्स नहीं बन सकती। तो इट हैज टू बी रीजनेबल, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। ठीक है, सब मान रहे हैं, ठीक है, और सबको मानना ही है। ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है।
और कंटिन्यूटी इसमें मैंने शायद लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ना कि ये 5 साल चला, 1 साल नहीं चला, फिर 5 साल चला, फिर 2 साल लोग भूल गए, फिर 3 साल बाद लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया, ये नहीं होगा। ये पूरे टाइम चलना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। और सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब क्या, कस्टम में 4 लोग एक चीज मान रहे हैं, आप 50 किलोमीटर दूर जाओगे, 4 लोग दूसरी चीज मान रहे हैं। या फिर एक हाउस होल्ड है वो इस तरीके से करता है पूजा, दूसरा हाउस होल्ड अलग करता है, तीसरा अलग करता है, चौथा अलग करता है। जो भी प्रैक्टिस है, जो भी पूजा है, मतलब पूजा फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, इन केस अगर वो पूजा कस्टम्स हो, पूजा किस तरीके से एग्जाम्पल में आया, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। वो क्या बताता है, सेरेमनीज ऑफ मैरिज, 7 फेरे, सप्तपति, ये क्या था, कस्टम ही था ना हमारा, आज लॉ बन गया है, ठीक है। सो हर इंसान को उस चीज को एक ही तरीके से फॉलो करनी चाहिए, एक सर्टेनिटी सब लोग फॉलो करें उसको, कंटिन्यूटी हो, रीजनेबल हो, एंटिक्विटी हो, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो हम कहाँ पे थे, यस, कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस डेवलप लाइक अ लैंग्वेज, मैंने आपको डिस्कस करा ही है कि जैसे जो लैंग्वेज होती है वो ग्रेजुअली डेवलप होती है, वैसे लॉ भी ग्रेजुअली डेवलप होता है किसी सोसाइटी में। कि लॉ मतलब बेसिकली हम यहाँ पे कस्टम समझ रहे हैं, कि अगर कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, देन कुछ लोग जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसी तरीके से वो डेवलप हो रहा है सोसाइटी में। तो साविक ओपिनियन कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ पे इतना विश्वास नहीं रखते थे, ये कोई भी चीज जो कि आर्बिटरी हो, ठीक है, सोवरेन द्वारा दी गई हो, फिक्स्ड हो, इन चीजों पे विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। इनका ये मानना था जो लोग चाहते हैं वो होगा, और अगर लोग आज कुछ चाहते हैं कल कुछ और चाहते हैं तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस लेके आओ, चेंजेस लेकर आओ, विल ऑफ द पीपल के हिसाब से चलेगा। अगर आज एक विल है तो वो मानो, कल दूसरी विल है तो आप वो मानो, ठीक है। तो उनका कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लाना, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस नो कि इंडिया में लॉ क्या है, कोडिफाइड है, ठीक है। तो साविनी का ओपिनियन था कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ पे इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इनके लिए कोडिफिकेशन वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज नेचुरल एंड लेटर ऑन इट इज डेवलप्ड बाय जूरिस्ट। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो हिस्टोरिकल स्कूल मान रहा है कि जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो नेचुरल है, ठीक है, पहले से तो जो चीजें जो स्टार्ट हुई है वो तो नेचुरल होंगी ही ना। जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, सो जो इनिशियल डेवलपमेंट है लॉ का वो तो नेचुरल हो गई, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट इज डेवलप बाय ज्यूरिस्ट, तो एक बार एक बेसिस बन गया लॉ का, कस्टम्स का, उसके बाद जो है ऑब्वियसली कोर्ट सिस्टम होगा, तो उसके बाद वो ज्यूरिस्ट उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिस है लॉ का वो तो सोसाइटी और कस्टम्स ही डिसाइड करेंगे, लोगों का विल ही डिसाइड करेगा। पर उसके आगे जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी, कोर्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, तो अगर कोर्ट सिस्टम होता है तो वो ज्यूरिस्ट उस चीज को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इससे इनको समझ में आ रहा है कि वो प्रेसिडेंट भी ये मानते थे, इनके लिए प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट था, बट इनके लिए बिल्कुल भी स्टैट्यूज कुछ भी नहीं थे। स्टैट्यूज को दे एक्चुअली दे हैड नो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्यू। एंड एनालिटिकल स्कूल के बारे में हम बात करें तो दे कंसिडर स्टैट्यूट एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था शायद पिछली क्लासेस में, यस वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास, द डिफरेंस बिटवीन बोथ एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, प्रेसिडेंट को तो दोनों मानते हैं, एनालिटिकल भी मानता है, हिस्टोरिकल स्कूल भी मानता है। कस्टम्स को मानते हैं आपके हिस्टोरिकल, और स्टैट्यूट्स को मानते हैं एनालिटिकल स्कूल। So the initial development of law is natural, and then later on it is developed by the jurist. Then law is not
One second. Yeah. Law is not by reason or command, but a sense of right possessed in the people. वही बात होगी. Law is not command. लॉ कमांड नहीं है. एन आर्टिकल स्कूल क्या बोलते हैं? लॉ कमांड है. The law is not by reason or command, but a sense of right possessed in people, जो हम बात कर रहे हैं. तो एक ही चीज का आप देख रहे हो कितने कितने टाइप से लिखा हुआ है. ये सारे स्टेटमेंट्स हैं. और आप ये चीज समझो कि जो क्वेश्चन भी आएगा ना, वो भी इसी तरीके का एक सेंटेंस आ जाएगा. आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट लर्न ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द स्टेटमेंट्स. मैंने इतने सारे स्टेटमेंट यहाँ पे कोड कर रखे हैं, ये सारी एक ही चीज कह रहे हैं. तो एग्जाम में भी एक ऐसा ही सेंटेंस आएगा, एंड उसमें से आपको इस तरीके से ना पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि ओके ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है. और अगर आपने देख लिया कमांड नहीं है, राइट जो है पीपल में है, मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल स्कूल हुआ. बस इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी. और ज्यूरी स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी ही मांगता है, आप नहीं रट सकते पूरा सब कुछ, है ना. तो इसलिए आपको इस तरीके से याद करना है. सो मूविंग फर्दर, सो लॉ इज नॉट बाय रीजन और कमांड. कोई रीजन या कमांड से नहीं है. जो लोगों में राइट पोजेस्ड है उससे लॉ है. और लॉ यूनिवर्सल नहीं है. अगेन अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है. ठीक है. सो लॉ कैसे बना है? कस्टम से. ठीक है. तो कस्टम्स क्या होते हैं? अनब्रेकेबल होते हैं. ठीक है. कंसिस्टेंट होते हैं कस्टम्स. तो इसीलिए लॉ भी क्या होगा? अनब्रेकेबल है. ठीक है. अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी ऑफ लॉ. नाउ ये जो हमने अभी पढ़ा था ये पूरा सैविग्नी का था. ठीक है. सैविग्नी की वॉल्कीज थ्योरी के बेसिस हैं ये कुछ. एंड देन उन्हीं का जो बाकी चीजें उन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको इन शॉर्ट उनकी समरी लिख के मैंने ये अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी ऑफ लॉ और लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं. नाउ वी टॉक अबाउट हेनरी मैने. इनकी बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट. एंशियंट लॉ मैं यहाँ लिख देती हूँ. देन विलेज कम्युनिटीज. देन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस. आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए साथ में, बिकॉज मैं इरेज कर दूंगी कुछ टाइम बाद. एंशियंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डिसर्शन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए. ठीक है. अब ये तीन बुक्स देखो बस. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. विलेज कम्युनिटीज एंड एंशियंट लॉ. इनकी इतनी ज्यादा बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. सो ये हो गई इनकी बुक्स. देन अब इन्होंने कुछ स्टेजेस ऑफ लॉ के बारे में बात की थी. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन में हेनरी मैने का ऑप्शन है और स्टेजेस ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, ये यही इनका आंसर होगा. तो स्टेजेस ऑफ लॉ वाज गिवन बाय हूम? वाज गिवन बाय हेनरी मैने. तो इन्होंने चार तरीके की स्टेजेस बताई थी. क्या स्टेजेस हैं ये? सबसे पहले अर्ली एज. ठीक है. अब अर्ली एज का क्या मानना था? रूलर्स बिलीव्ड टू बी एक्टिंग अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन. अब ये अर्ली एज है, बहुत पहले की टाइम के बारे में बात हो रही है. डिवाइन इंस्पिरेशन, इसका मतलब क्या मानना था? कि जो किंग्स थे ना, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक केस है. ठीक है. केस इन सेंस कोई भी एक इशू है. ठीक है. वो अगर किंग के पास गया तो मानते थे कि किंग जो कह रहे हैं ना वो भगवान कह रहे हैं. ठीक है. सो इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. और उसको डिलीवर कौन कर रहा है? किंग. तो उनका ये मानना था कि
जो भगवान कह रहे हैं, जो डिवाइन इंस्पिरेशन है, इन सारी चीजों से आ रहा है आपका लॉ। ठीक है, तो इसको वो लॉ मानते थे कि जो भगवान कह रहे हैं वो किंग्स कह रहे हैं, और फिर जो किंग्स कह रहे हैं मतलब वो बन गया लॉ। वो इस चीज को लॉ मानते थे। ठीक है, आपको पता होगा अभी भी हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं ऐसे, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, माना जाता है कि ओके रात में पेड़ों को नहीं छूना, ठीक है, पत्तियां नहीं तोड़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, अब आज हमको पता है कि ये लॉ नहीं है, डेफिनेटली ये एक ऐसी प्रैक्टिसेस है कि आप फॉलो करो तो बेटर है। ठीक है, लॉ तो नहीं है ना, इसके पीछे सैंक्शन नहीं है ना, देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड दिस कि आप जाके पेड़ की पत्ती तोड़ोगे रात में तो सैंक्शन होगा, नहीं होगा। सैंक्शन मतलब क्या, पनिशमेंट। ओके, तो ये तो नहीं होगा। पहले के टाइम में ये होता था कि ओके अगर रात में पेड़ की पत्तियां नहीं तोड़ना है तो ऐसा भगवान ने कहा है, क्यों, क्योंकि और भगवान ने जो कहा है वो किंग्स कह रहे हैं, तो अगर किंग ने कोई रूल बना दिया तो ये भगवान का कहना है और आपको ये मानना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था, मैंने ग्रीस यहाँ इसलिए रख रखा है क्योंकि ग्रीस में सिस्टम बहुत चलता था। ठीक है, डिवाइन इंस्पिरेशन, भगवान का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है। ठीक है, ये उनके वर्ड्स हैं, और वही चीज डिलीवर कौन कर रहा है, लॉ कर रहा है, किंग्स कर रहे हैं। बस इसको इन्होंने लॉ मान लिया कि आप ये करोगे तो ये गलत हुआ। ठीक है, लॉ मतलब सैंक्शन उन्होंने अटैच कर दिया कि यू शुड नॉट डू दिस, आपने ये करा तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से उनने पहले लॉ को मान रखे थे, तो लॉ के पीछे कोई ये नहीं था कि कोई कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है, नहीं, जो भगवान बोलते हैं वो लॉ है। ठीक है, देन आया कस्टमरी लॉस बाय किंग। अब क्योंकि किंग सिस्टम आ चुका था और किंग्स ही बताते थे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब बहुत टाइम तक क्योंकि किंग्स बता रहे थे तो जो किंग्स बोलने लगे वो सही हो गया, अब चाहे वो डिवाइन हो या ना हो। ठीक है, अब कुछ चीजों में चेंजेस तो आ ही जाते हैं ना, अब किंग जो बोल रहे हैं वो सही है, अब ये मैटर नहीं करता ये डिवाइन का है या नहीं है। तो जो इन्होंने बोला वो कस्टम्स बन गया। ठीक है, किंग ने जिस तरीके से डिसीजंस दिए, जो चीजें कही, सो कस्टमरी लॉ किसके द्वारा हो गए, ये किंग्स द्वारा हो गए। जो किंग बोलने लगे वो चीज फॉलो होने लगी। फिर हम और आगे बढ़े, जब किंग सिस्टम हटा तो ऑब्वियसली वी नो दिस कि एक अब्यूसिव माइनॉरिटी गवर्न करने लगी एक मेजोरिटी को। ठीक है, सम रिच पीपल जिनके पास पावर है वह बेसिकली अब्यूजिंग द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि कुछ जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी मतलब कुछ रिच पीपल या फिर जो लोग भी उस टाइम पावरफुल होंगे, राइट, जिनके पास भी रिसोर्सेज होंगी, तो वो सब क्या करते थे, जो कि मेजोरिटी थी, ये एक छोटा पोर्शन एक बड़े पोर्शन को गवर्न करता था। क्यों, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज थी, एजुकेशन थी, रिच थे, पावरफुल थे। तो ये वाला सिस्टम चला, एंड वी आर वेरी वेल वर्स विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने अभी तक का जितना भी एजुकेशन सिस्टम हमने पढ़ा उसमें हमने काफी बार इसके इंस्टेंसेस देखे हैं, हमारी कंट्री में भी ये चीजें हुई हैं। देन उसके बाद फिर एक लॉ कोडिफाइड कोडिफाइड लॉ बन गया और प्रोमलगेटेड हो गया, मतलब इन्फोर्समेंट में आ गया। ठीक है, एक लॉ बना, वो कोडिफाइड हुआ कि ओके ऐसे 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 होगा, एंड ये लॉ सबके लिए इक्वल होगा, सेम होगा। आर्टिकल 14 हम सबने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 14 दो तरह के कंसेप्ट के बारे में बात करता है, क्या क्या कंसेप्ट हैं वो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यार आपको ओके वेट, क्या दो कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये होता है हमारे आर्टिकल 14 में जो हमने इक्वालिटी के बारे में बात की है। अब उसमें जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, यही कंसेप्ट है क्या, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या होता है, किसने दिया था, एवी डाइसी ने दिया था। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एवी डाइसी ने दिया था। सो बेसिकली रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या बोलता है कि नो पर्सन इज अबव लॉ। ठीक है, लॉ सुप्रीम है। ये कुछ पॉइंट्स है, किसके पॉइंट्स है ये, रूल ऑफ लॉ के पॉइंट्स है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ सबसे सुप्रीम है। नो पर्सन इज अबव लॉ, नो मैन इज अबव लॉ। ठीक है ना,
ठीक है, इक्वालिटी ऑफ लॉ, and every person, no matter what his caste, class, rank is subject to the equal laws. ये equal protection of law कहता है कि कोई भी पर्सन हो, उसकी कोई भी रैंक हो, क्लास हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर पर्सन सब विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। एक ही सेट ऑफ लॉज पे हर इंसान सब्जेक्ट होगा। अब चाहे उसकी कोई भी रैंक हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। तो यही क्या है हमारा, इक्वालिटी है। तो फिर इसी के बारे में बात करते हैं कोडिफिकेशन में, कि जब ये सब चीजें आ जाती हैं, ये इस तरीके से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करा, तो यही कोडिफाइड लॉ बन गया हमारा, ये लिखा हुआ है, यही फॉलो होगा। ठीक है, तो ये लॉ कोडिफाइड के बारे में बात करते थे, एंड प्रोमलगेटेड मतलब इन्फोर्स। ठीक है, कि ये लॉ बना और ये लॉ हो गया इन्फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बस इतना ध्यान रखिए कि स्टेजेस ऑफ लॉ के बारे में होगी बात। तो वो कौन होंगे, हेनरी मैने होंगे। अर्ली एजेस के बारे में हमने बात करी है, बिलीव टू बी एक्टिव अंडर अ डिवाइन गाइडेंस, सबसे पहला स्टेज। दूसरे में कस्टमरी लॉ बाय किंग्स, जो किंग्स ने कहा वो सही हो गया। तीसरे में माइनॉरिटी गवर्निंग मेजोरिटी, जो कहीं कहीं हम इनके इंस्टेंसेस आज भी देखते हैं। लॉ लॉ जो है वो देन लॉ कोडिफाइड एंड प्रोमलगेटेड, उसके बाद कोडिफाइड लॉ जो अब चल रहा है। अब वन मोर थिंग, इन्होंने स्टेजेस ऑफ लॉ के बारे में तो बात करी थी, इन्होंने डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में भी बात करी थी। डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसे, हमने अभी स्टेजेस ऑफ लॉ पढ़ी, करेक्ट। इसमें जो लास्ट स्टेज थी वो क्या थी, लॉ कोडिफाइड, राइट। हमने लास्ट स्टेज पढ़ी, तो लॉ कोडिफाइड, उसके बाद प्रोग्रेसिव। तो स्टैटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या है, इन्हें डिवीजन कर दिया सोसाइटी का इस बेसिस पे कि लॉ कोडिफाइड की जो फोर्थ स्टेज है, उसके बाद जब सोसाइटी वहीं आके रुक गई, ये लॉ बनाया खत्म, बस अब यही लॉ फॉलो होते जा रहा है, वो होगी आपकी स्टैटिक सोसाइटी। पर जो सोसाइटी इस लॉ को बनाने के बाद सोसाइटी के साथ चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 2013 निर्भया गैंगरेप केस, हमारे यहाँ क्या आया, नया सीआरपीसी में कुछ नया अमेंडमेंट्स आए, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी। ठीक है, तो जो लॉ में भी चेंजेस लेके आ रहे हैं विथ प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोग्रेस और सोसाइटी, सोसाइटी के प्रोग्रेशन के साथ वो होती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो हेनरी मैने ने पहले तो 4 स्टेजेस ऑफ लॉ बताई कि ये 4 स्टेजें होती है। जो लास्ट स्टेज थी वो हो गया कि अब यहाँ पे लास्ट स्टेज पे हो गया लॉ कोडिफाइड। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बन गया, अब इसी डॉक्यूमेंट को आप फॉलो करते चले जा रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सोसाइटी नीड्स, वो हो गई स्टैटिक सोसाइटी। ठीक है, वो बन गई सोसाइटी, ऐसी स्टैटिक सोसाइटी जो कि कंफर्टेबल है विद द डॉक्यूमेंट, एक ऐसी सोसाइटी जो बने हुए डॉक्यूमेंट के साथ कंफर्टेबल है, ये हो गई आपकी स्टैटिक सोसाइटी। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या होगी, जो इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट को चेंज करेगी जैसे जैसे नीड होगी, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, तो ये डिविजन ऑफ सोसाइटी दिया गया था बाय हेनरी मैने। मूविंग फर्दर, ये हिस्टोरिकल स्कूल के हमारे आज के लास्ट ज्यूरिस्ट हैं, एंड हम लोग आज फिलोसॉफिकल स्कूल नहीं कर पाए, विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, या सो हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल मैं कई बार बोल चुकी हूँ इंपॉर्टेंट है, तो इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और इनको समझना पड़ेगा। बाकी के स्कूल्स, नेचुरल लॉ स्कूल थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सारे स्कूल्स ज्यादा बड़े नहीं है। पुश्ता ये जो थे, इनका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इनका कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं था, कि दोनों स्टेट और सिटीजन मिलके लॉ बनाते हैं। एनालिटिकल स्कूल और इनकी टसल ये देखी है इन्होंने। एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है, स्टेट लॉ बनाता है। हिस्टोरिकल स्कूल क्या बोलता है कि सिटीजन, सोसाइटी लॉ बनाती है, सिटीजन लॉ बनाते हैं। इन्होंने बोला नहीं, आप दोनों मिलके लॉ बनाओ। ठीक है, बोथ स्टेट, इनका बोलना एकदम परफेक्ट भी था कि दोनों जो स्टेट है और सिटीजन है वो मिलके लॉ बनाते हैं। और हम यहाँ पे एक, ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली कि दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। और ये जो सोसाइटी में हम सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम देखेंगे जनरल विल, ये इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात की थी, और इंडिविजुअल विल। ठीक है, जनरल और इंडिविजुअल इसमें हम बैलेंस करेंगे कि सोसाइटी में विल ऑफ द पीपल के बारे में आप बात कर रहे हो, बट ये जरूरी नहीं ना कि हमेशा, अगर एक सोसाइटी में 10 लोग रहते हैं कि पूरे के पूरे 10 लोग एक ही चीज पे अग्री करेंगे, नहीं। ये हो जाएगा कि 5 एक पे कर रहे हैं, 5 एक पे कर रहे हैं, या मानिए कि 3 लोग एक चीज मान रहे हैं, 7 लोग अलग चीज मान रहे हैं,
तो आप क्या करोगे? एक जनरल विल में मान लीजिए यहाँ पे 9 लोग एक चीज मान रहा है और एक इंडिविजुअल है जो इसका वो मानना नहीं है, तो विल ऑफ पीपल तो हुई नहीं, क्योंकि सब लोग ने तो माना नहीं। तो फिर व्हाट विल यू डू? तो इनका माना था हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंसिंग फैक्टर लाएंगे। हम वर्सेस हमने इसलिए यूज किया है कि दोनों में से क्या चीज करेक्ट है। ठीक है, जनरल विल सही है कि इंडिविजुअल सही है, दोनों में से क्या ज्यादा वैलिड है, कितना लीगल है। ठीक है, इस बेसिस पे पुश्ता ने बात की थी। एंड नो डाउट इनका एक तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो इनका जो बेसिक मानना था वो यही था कि एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल का जो जिस तरीके की टसल चलती थी उनकी, कि वो सिटीजन भी बनाएंगे, स्टेट भी बनाएगा, और स्टेट में भी क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं तो उन सब की भी हम देखेंगे कि हमारा बेनिफिट काय में हो रहा है, जनरल विल में हो रहा है कि इंडिविजुअल विल में हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज की क्लास में समझ में आया होगा, एंड यू लाइक द क्लास। आई रियली होप you like the class. And in tomorrow's class we will discuss philosophical school. And okay, so thank you, that's all for today.